हेलो फ्रेंड्स, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हम पीवाईक्यू एक नज़र में सीरीज लेकर के आए हैं और इससे पहले हमने ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक, और एनवायरनमेंट, इससे संबंधित वीडियो आपको बना के दे दिए हैं। आप चाहें तो पहले उनको देख लीजिए, फिर इतिहास को देख लीजिए बाद में आकर के, या आप इतिहास को पहले देख लीजिए बाद में उनको देख लीजिए। 2013 के प्रश्न है, कोशिश करेंगे कि हम 2013 से लेकर के, कोशिश क्या मतलब 2025 तक हमें कराना ही है। फिर उसके बाद हम डिटेल्ड एनालिसिस लेकर के आएंगे जिसमें हम 2025 से उल्टा चलेंगे और 1979 तक कोशिश करेंगे कि आपको पूरा दे दें, नहीं तो 2011 तक तो हमें देना ही देना है। ठीक है, प्रश्न वगैरह हमें मिल जाएंगे अच्छे से और डिस्कस करने का अवसर मिला, समय मिला, आप लोगों का सपोर्ट मिला तो ज़रूर जो है सब करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये सीरीज लाने का जो है हमारा ध्येय जो है ये है कि आपको यूपीएससी पीवाईक्यू में ये बताने का प्रयास किया जाए कि यूपीएससी किस तरह से आगे अपने पीवाईक्यू के आधार पे कैसे चेंज कर रहा है। कि आप इस वर्ष देखिए इस तरह के प्रश्न है, मान लो अगली बार इसी से संबंधित प्रश्न अगली बार फिर पूछ लेगा, लेकिन थीम वही रहेगी, प्रश्न चेंज हो जाएंगे। तो प्रश्न चेंज होने से क्या है, अगर हम ठीक से पढ़ लेते हैं तो प्रश्न चेंज भी हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक, तो इसी तरह से हम लाते रहेंगे। कुछ बच्चे जो है बुक्स वगैरह नहीं देखते, तो इसी बहाने इससे भी देख सकते हैं। और बाकी आप चाहो तो अपनी किताबें जो पीवाईक्यू की बुक है उससे या किसी पीडीएफ से आप उसको देखते रहें। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हम तरीका बताएंगे कि आपको किस तरह मेथड से स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो अब आप लोगों को यहाँ पर देखना समझना पड़ेगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमारी रणनीति का सबसे पहले हिस्सा सिलेबस होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस है, डिफाइन बिल्कुल नहीं है। अब आप केवल इतना लिख दिए भारत के इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखिए ये चीज़ लिखिए। अब आपसे पूछेगा कि आप इससे कहाँ कहाँ तक प्रश्न पूछ सकता है। अब इतनी सिलेबस से आप कैसे तैयारी करोगे। भारतीय इतिहास तो आपका प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब कैसे पता चलेगा, इसमें कला के रूप, वास्तुकला, ठीक है, मूर्तिकला, इनसे संबंधित भी, नृत्य कला, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है। तो हमने फिर उसके लिए थोड़ी सी तैयारी और आगे बढ़ाते हुए हम मेंस के भी सिलेबस को रखते हैं। देखिए मेंस का सिलेबस मैं क्यों यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पर समझ ही भी नहीं आ रहा है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में इतना सिलेबस रख दिया है। अब कैसे पता चलेगा कि मेंस में इस तरह प्रीलिम्स में इस तरह के प्रश्न और बनेंगे। ठीक, तो कैसे पता चलेगा। तो हम जो है थोड़ा सा मेंस के सिलेबस को देखते हैं। मेंस का सिलेबस हमारे प्री के लिए पूरक का काम करेगा, क्योंकि आप मेंस और प्री दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे तभी आपकी प्रीलिम्स निकलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है जो आप जीएस मेंस में जाओगे तो जीएस फर्स्ट पेपर आपको देखना है, जाइए और देखिए जा करके वहाँ। ठीक, शुरू के 1, 2, 3 और 4 टॉपिक को देखोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ कह रहा है भारतीय विरासत, विरासत का मतलब क्या होता है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। फिर और से मतलब जोड़ दिया, प्लस कर दिया, संस्कृति, भारतीय विरासत और संस्कृति, फिर यहाँ कॉमा लगा है, कॉमा में रुक जाना, फिर आगे देगा विश्व का इतिहास। तो प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं। फिर आगे भूगोल और समाज। ठीक, तो 3 चीज़ें मोटी मोटी आती हैं। जीएस फर्स्ट पेपर में इतिहास आता है, ठीक, प्लस भारतीय समाज आएगा और आपका भूगोल आता है। ठीक, आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें कि जो है इसके सिलेबस को हम लोग देखते हैं कि पूरक का कैसे काम करेगा। तो भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से लेकर के, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर रहा है, मतलब प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, इसका मतलब प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तक के कला के रूप। अब कला के कौन कौन से रूप होते हैं, मूर्ति कला, वास्तुकला, है ना, इस तरह से जो है आपको समझना है। फिर उसके साहित्य, अब साहित्य का मतलब क्या है कि उसकी आर्ट एंड कल्चर में साहित्य, लिटरेचर आपको पढ़ना है, वास्तुकला पढ़ना है। ठीक, उसके मुख्य पहलू थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक, फिर उसके बाद 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के, मेंस में बोला 18वीं सदी का मतलब 1750 के आसपास से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक
भारतीय इतिहास, ठीक। महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, कुछ कुछ जो मेजर, जैसे महात्मा गांधी हो गए, ठीक है, और भी जो है बड़े बड़े जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे उनके नाम और उनके जो है विषय वस्तु, विषय क्या रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें मोटा मोटा जानना है। तो इसका मतलब जो प्लासी के युद्ध से लेकर के आधुनिक भारत तक का हमको प्लासी बक्सर का युद्ध वगैरह वहाँ से स्टार्ट करना है और हमको जो है 18वीं सदी के मध्य से लेकर के, तो वहीं पर आपकी घटनाएं देखने को मिलेंगी आपको, ये प्लासी का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध, फिर आधुनिक काल तक का 1947 तक का जो है हमको इतिहास जानना है। फिर स्वतंत्रता संग्राम 1857 1947 ये जो युद्ध हुए, इसके बारे में विभिन्न चरण, इनके कौन कौन से कितने चरण रहे और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। अब देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति उनका योगदान प्रीलिम्स में भी पूछ लेता है, ठीक है। महात्मा गांधी के विषय में कोई प्रश्न बना देगा, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रश्न बना देगा। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद देश के अंदर एकीकरण, एकीकरण का मतलब क्या हुआ, बहुत सारी हमारी संस्थाएं बनी, कई सारी संस्थाओं को मिला करके एकीकरण किया गया, नया पुनर्गठन किया गया, राज्यों को पुनर्गठन किया गया, ये सब चीजें जो है पूछ लेता है। और इससे संबंधित देखिए प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा है, देखिए आप यहाँ पर प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, अब देखिए ये उसी संबंधित प्रश्न आ रहा। अब प्रीलिम्स में तो डिफाइन नहीं है कहीं पर, केवल भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बोल दिया है। तो यहाँ हम प्रश्नों से, PYQ से ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमें जो है उसकी प्रश्नों के आगे हमको किस तरह से तैयारी करनी है और अपनी सीमा बना के रखना है। हमको कुछ भी नहीं पढ़ लेना, इतिहास में तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन हमको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, फालतू नहीं पढ़ना है, कचरा पढ़ के कोई मतलब नहीं है, ठीक। इस तरह से देखिए वास्तुकला, शिला वस्तु इस तरह से पूछ रहा है, ठीक। बादामी गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, ठीक। इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है। फिर देखिए, ये देखिए अब हमको PYQ देखना है। अब इस तरह से जैसे आपने देखा, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग च्वांग, जिनको ह्वेन सांग के नाम पर हम लोग जानते हैं, ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया, ठीक। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको ये देखना है कि कोई भी जो बाहरी यात्री भारत में यात्रा करने आया, अब आप UPSC का जो है सिलेबस पढ़ रहे हो, इतिहास मान लो पढ़ रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगली बार हो सकता है कि ह्वेन सांग की जगह किसी और के बारे में पढ़े, है ना। वास्को डी गामा के बारे में पूछ ले, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी, भारत आया था, तो वास्को डी गामा के बारे में ऐसे ही कथन रख देगा। अब आपको लगेगा कि हाँ यार, इससे संबंधित इस तरह का कथन बना था, तो हम जो है जब पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीज रहनी चाहिए। अब देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, अब ये तुम्हारा जो है मेंस का सिलेबस, उसी से तो पता चल रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम और इसके विभिन्न चरण, देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति योगदान। अब देखिए क्वेश्चन स्वतंत्रता आंदोलन से बना, उसके चरणों से कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन, वेवल योजना। अगली बार अब देखिए इनकी प्रगति कैसी होती है। अभी तो डायरेक्ट पूछ लिया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, अगली बार रख देगा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फिर लिखेगा कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, फिर लिख देगा नीचे कथन कि उपरयुक्त में से इनको क्रम में लगाइए, बढ़ते हुए क्रम में लगाइए, घटते हुए क्रम में लगाइए, इस तरह से पूछ लेगा। तो आपको एक मोटी मोटी जानकारी इनके विषय में होनी चाहिए, किस समय किस वर्ष ये आए थे, बस ये हल्की सी जानकारी कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया, कि भविष्य में अगर ऐसे संबंधित प्रश्न बन जाए तो आपको वहां पर प्रश्नों को उसके आंसर तक पहुंचने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम चलते हैं, सिलेबस आपने देख लिया, ठीक। अब हम प्रश्नों पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य थे, प्रांतों से संविधान सभा। अब आपको जब पढ़ना है तो संविधान सभा पढ़िए, और इसको कई लोग पॉलिटी में भी पढ़ाते हैं और हिस्ट्री का भी पार्ट है। तो आप जो है इसको कहीं से भी, जहां से भी आपको मटेरियल मिल जाए, कोई एक बुक NCERT उठा लो, NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, NCERT प्लस एक कोई GS की बुक ले लो, कोई सिंपल सी बुक जो है, जो मार्केट में ठीक ठाक उसकी जो है पॉपुलैरिटी हो कि हाँ ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटी बुक, बहुत ज़्यादा वैसी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है कि उसके चक्कर में पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन आते हैं 15-16, ठीक। हमको सिर्फ जो है इस पर 10 से 12 क्वेश्चन पे टारगेट करना है, हमको सब नहीं पढ़ना कि 15 बाकी और विषय तो हैं, 85 क्वेश्चन अन्य विषयों से आएंगे, जिस पर आपका हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट आपका कमजोर हो। मान लो जैसे हिस्ट्री आपकी कमजोर हो, तो आप जो अन्य विषयों पर ज़्यादा मेहनत करो, जैसे
प्रीलिम्स पास करने के लिए इकोनॉमी प्लस एनवायरमेंट प्लस पॉलिटी, ये 3 विषयों पर अच्छी पकड़ जिसकी है और थोड़ा थोड़ा केवल हिस्ट्री जानता हो, थोड़ा सा आपका जो है ज्योग्राफी जानता हो, ठीक है, थोड़ी सी साइंस आपकी आती हो, थोड़ा सा करंट जानता हो, बस आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। आपको सिर्फ 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन तक आपको ध्यान रखना है, ठीक। इससे ज़्यादा की आप डिमांड, इससे ज़्यादा की अगर चाहत रखोगे तो फेल हो जाओगे। फेल होने का मतलब इतनी तैयारी आप कर नहीं पाओगे। अभी आपको नए बच्चे हो तो हो सकता है आपको लगे कि अरे यार 50% तो है, बहुत कम बता रहे हैं, तो 50% लाने में नानी मर जाती है अच्छों की, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना। फिर इनके कथन देखने, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित होते थे, ठीक। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा देख लेना कि इसकी स्थापना 1885 में हुई, तो क्यों हुई, इसका क्या उद्देश्य था। फिर वहीं पर मुस्लिम लीग का भी पढ़ लो, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है, दोबारा प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन अगली बार हो सकता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई कथन रख के आपसे आंसर रख के पूछ ले, ठीक। तो आपको ये जानकारी। फिर प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं के बारे में हल्का फुल्का जान लो कि प्रांतीय विधानसभाएं क्या थी, ठीक। केंद्र में विधानसभा कैसी थी, प्रांत में कैसी थी, ये तैयारी होती है स्मार्ट स्टडी। फिर सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे, ठीक। ये सब चीजें थोड़ा सा कथन है ये, या इस वर्ष के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी वैसे आगे इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको केवल ये देखना है कि प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य, तो प्रांतों के बारे में संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी, बाकी कोई इंपॉर्टेंट ऑप्शन का नहीं है। यहीं पर देखना है ना कि क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, ये आप पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर आपको ये पढ़ना है कि हमको आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ना है। जैसे भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है बादामी की गुफाएं। अब तुरंत आपने नक्शा उठाया, मैप उठाया और तुरंत देखो कि बादामी गुफाएं कहाँ पर है। ये भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं, इसके बारे में सर्च करो, ठीक। गूगल में सर्च करो, ChatGPT से सर्च करो, अलग अलग जगह जेमिनी में सर्च करो, सर्च करके इनको पढ़ो। फिर उसके बाद बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रीलिम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसको हम पूरा ही पढ़ लें। क्योंकि 2020 में आपने देखा होगा कि NCERT 6 क्लास की NCERT से एक कथन जो है दिया हुआ था, उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया कि अशोक के जो कलिंग विजय पर संबंधित जो है कथन था। अब वो कथन बिल्कुल जिसने NCERT अच्छे से पढ़ी होगी कर लेगा। फिर आपको एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। पहले तो ये देख लो कि एलोरा गुफाएं कहाँ हैं और ये किन किन धर्मों के लिए थी। ब्राह्मण धर्म के लिए थी कि बौद्ध धर्म के लिए थी कि जैन धर्म के लिए थी। और बौद्ध और जैन धर्म इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है इसके विषय में हर साल आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, तो इसको आपको छोड़ना ही नहीं। ये आपको बौद्ध जैन धर्म पहले जाकर प्रायोरिटी, प्रीलिम्स में अगर किसी विषय को प्रायोरिटी देनी है इतिहास में, तो आप इनको एक प्रायोरिटी देकर के पहले खत्म कर लो अच्छे से। फिर इससे संबंधित PYQ लगाओ, PYQ फिर MCQ लगाओ, ठीक। इस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब अगली बार जैसे आप पढ़ रहे होगे कि बौद्ध जैन, तो आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये थीम रिपीट होती है। प्रश्न चेंज हो जाते हैं लेकिन थीम रिपीट होती है, तो हमको इस पर ध्यान देना है, ठीक। फिर भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री ह्वेनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन कैसे रखता है, सामान्य कथन, सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह सुरक्षित थे, ऐसा जो है ये अपनी बात कह रहा है। जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल एवं विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। ये समान कथन UPSC रख देता है। तो आप अगर इसके विषय में कहीं पर पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग अगली बार हो सकता है वास्को डी गामा के बारे में रख दे या किसी और के बारे में रख दे, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक, कि अगली बार जब भी कभी आप ऐसा प्रश्न पढ़ो, तो कोई अगर टॉपिक पढ़ो तो आपको ये प्रश्नों पर दिमाग होना चाहिए कि UPSC ने ऐसे प्रश्न बनाए हैं। अगली बार हो सकता है कि इसी से संबंधित किसी और व्यक्ति के नाम पे प्रश्न बना दे, ठीक। फिर हम भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया। अब मैंने बताया ना कौन सा था, कैबिनेट मिशन था कि सैन्य मिशन था कि कृष्ण प्रस्ताव था कि वेवल योजना था। अगली बार हो सकता है कि इनको क्रम से रखने के लिए बोल दे या कह दे घटते क्रम में रखो, बढ़ते क्रम में रखो, इस तरह से। तो इनके
ईस्वी और सन के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी की कौन पहले आया था, कैबिनेट मिशन पहले आया था कि साइमन मिशन पहले आया था, कृष्ण मिशन पहले आया था कि बेबल योजना पहले आए थे। तो आपको पता चला कि साइमन मिशन पहले आया था, फिर उसके बाद कृष्ण मिशन आया था, फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया था, फिर आप उसके बाद बेबल योजना। इस तरह से मैं क्या सही है क्या मैं गलत यहाँ नहीं बता रहा हूँ कि आपको मैं क्रम से मैं ही बता रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, आप चेक करो जाकर के कौन पहले आया था कौन बाद में आया था। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर बौद्ध मत आया, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। निर्माण का मतलब पूछ रहा है, निर्वाण क्या होता है। फिर यहाँ कथन दे रहा है, तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। अब इनको बारे में जानो जा करके। फिर इसके बारे में बौद्ध जैन आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, तो इसी से आपको समझ में आ जाए कि हर वर्ष यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। फिर देखो बौद्ध गुफाओं से पूछ लिया, चैत्य और विहार में अंतर पूछ लिया। अब आपको इनमें जानना है कि चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है। आप सर्च करो और जब आप बौद्ध जैन पढ़ रहे होगे तो वहाँ खुद ही आपको सारा मिल जाएगा। तो आपको आज जा करके बौद्ध और जैन पढ़ना, क्योंकि पीटी के लिए बस 7-8 महीने बचे हुए। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो समझ लो पीटी फिर फेल हो जाओगे। तो अभी से जो है पीटी के लिए काम करते रहो। मैं सीसेट के लिए कॉम्प्रिहेंशन संबंधित वीडियो आज लेकर के आऊँगा, तो आप जो है उसको देखते रहना। और सैटरडे और संडे हम मेंस पे काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ जो प्रीलिम्स पे काम करेंगे, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो कितनी भी प्रैक्टिस मेंस की कर लो कुछ नहीं होगा। ठीक, तो आपको बौद्ध और जैन जाकर के आज का आपका विषय बौद्ध जैन पढ़ना है। ठीक, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। देखिए ये प्रश्न पूछा। अब जैसे कृषि कानून जो आया था, कृषि कानून का विरोध हो रहा था, तो आपको तुरंत उसके बेसिक में जाना चाहिए कि किसान विद्रोह कब कब शुरू हुए, किसानों ने कब कब अंग्रेजों के खिलाफ भी विद्रोह किया था। तो इससे संबंधित आपको जाकर के ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको इसी से संबंधित जुड़ी हुई व्यवस्थाएं जैसे जमींदार बंदोबस्त, ठीक इस तरह से जो है आपको पढ़ना है जाकर के। फिर इसमें कह रहा है जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम के 1/3। ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना है जाकर के कि ये तेभागा आंदोलन क्या था। भूमि का 3 हिस्सा या 1/3 हिस्सा किसको देना होता था, 1/3 हमें रखना होता था कि अंग्रेजों को देना होता था। इस तरह से दिमाग लगा लगा पढ़ना है आपको। ठीक, तो आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि कैसे कैसे। अब जैसे कोई भी विषय करंट में बना हो तो उसके बेसिक में जाने की कोशिश करो कि यूपीएससी उसके बेसिक से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक, फिर आपका फिर देखो साइमन कमीशन वहां पर था, यहाँ पर देखो ये साइमन कमीशन। अब यहाँ पर फिर आ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। अब तुरंत आपको दिमाग में आ जाना है कि इसका मतलब साइमन कमीशन एक ही वर्ष में 2 बार पूछ रहा है, तो इसका मतलब आपको साइमन कमीशन जाके आज पढ़ना है। तो पहले तो जो है जैन बौद्ध पढ़ना है, जैन बौद्ध पढ़ना है, प्लस आज जाकर के साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है कि साइमन कमीशन क्या था। तो ये जो चीजें धीरे धीरे, जैसे कोई आपके पास मान लो बुक है, कोई भी बुक, उससे आप ऐसे टॉपिक छांट छांट के पढ़ोगे तो आपकी बुक बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आप ये सोचो कि एक तरफ से आप पढ़ते चले जाओगे तो हो सकता है कि 50 पन्ने 60 पन्ने तो बहुत जोर जोश में आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद ठंडे हो जाओगे। इसलिए ऐसे पढ़ना दिमाग से कि कौन इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है उसको IMP दे दो यहीं पर कि इसको पेपर टाइम में मुझे एक बार और रिवाइज करना है अच्छे से। फिर यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में पूछ लेता है, तो भक्ति संतों पर विचार कीजिए। ठीक, तो दादू दयाल, त्यागराज, गुरु नानक, इनमें से कौन उस समय उपदेश देता था या देते थे जब लोधी वंश का पतन हुआ तथा बाबर 70 में था। मतलब बाबर के समय में कौन से ऐसे ये जो संत थे जो उस समय उपदेश दिया करते थे। तो इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा जानना है। तो ये जैसे गुरु नानक के विषय में जान जाओ जाके देखो। फिर त्यागराज कौन थे, इनके बारे में भी जानो। दादू दयाल कौन थे, इनके बारे में भी जानो। ऐसे आप जो है प्रतिवर्ष 2013 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों को केवल अच्छे से उनकी थीम को आप जाकर के अपने किताबों में ढूंढ ढूंढ करके खोज करके अगर पढ़ोगे तो आपकी प्रीलिम्स पीठी ऐसे ही निकल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पर भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास में सांख्य संप्रदाय, इससे प्रश्न पूछ लेता है। तो ये जो है सांख्य संप्रदाय आपको जाके देखना है। ठीक, सांख्य संप्रदाय जब पढ़ोगे तो उसमें खुद ही सिद्धांत बताए होंगे कि पुनर्जन्म, आत्मा, किसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल टाइप का जो है प्रश्न बन जाता है इस तरह से। फिर आप जो है इस पे आओ। फिर देखो जैन सिद्धांत, बौद्ध जैन बताया ना, बौद्ध जैन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष 2-3 प्रश्न पूछ लेता है। ठीक,
अब इसके विषय में आपको जैन सिद्धांत के बारे में पढ़ो जाकर के, जैन धर्म पूरा, बौद्ध जैन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर साइमन कमीशन पढ़ना है। फिर आपको ये जैसे गुरु नानक है, दादू दयाल है, त्यागराज, इनके विषय में जाकर के पढ़ो। ठीक, फिर आ जाओ। फिर क्या, सिंधु सभ्यता, तो सिंधु घाटी भी जाकर पढ़ लो। इस सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, हड़प्पा सभ्यता, उसको पढ़ो जाकर के। हड़प्पा सभ्यता, उससे संबंधित यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। अब ये बेसिक प्रश्न पूछ रहा है कि महल और मंदिर होते थे वहां पर, कहाँ पर, सिंधु सभ्यता में, कि लोगों का सही चित्रण क्या था, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। अब आप प्रश्न जब आप पढ़ रहे होगे वहां पर, तो वहां पर उनकी लाइनें जो लिखी होंगी, वहां पर आपको ये लाइनें दिखेंगी, तो आपको लगे कि यार वहां तो केवल देवी देवता की बात कर रहा है, यहाँ तो केवल देवता ही है या देवी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको देखो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग होता था। फिर आपको देखना कि वहाँ गाय की भी चर्चा हो रही है। फिर वहाँ देखो कि आपकी घोड़ा की भी चर्चा हो रही है। फिर आपको लगेगा कि गाय की चर्चा तो यहाँ मिल नहीं रही है। अब प्रश्न में हो सकता है कि अगली बार रख दे कि गाय की चर्चा होती है, बेसिक प्रश्न। अब आपने वहाँ प्रश्न में पढ़ा, सॉरी वहाँ पर आपने लाइन में पढ़ा कि आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हो, वहाँ पर आपको लगा कि घोड़े तो चर्चा होते हैं, गाय की चर्चा नहीं मिल रही है, शेर की चर्चा मिल रही है। इस तरह से आपको 2-3 चीजें दिमाग लगा लगा के पढ़ना है। तो अगली बार आपको दिमाग में रहेगा कि सिंधु सभ्यता से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक, फिर अजंता की गुफाएं देखो, ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल आप डालो गूगल में और जो है उसके बारे में पढ़ो, एक एक के विषय में अलग अलग। जैसे अजंता की गुफाएं जाके पढ़ लो, सांची का स्तूप पढ़ लो, लेपाक्षी मंदिर पढ़ लो। अगली बार हो सकता है कि उनकी भित्ति चित्रकला के बारे में, अगली बार किसी और चीज के बारे में पूछ ले। तो चित्रकला का ही तो रूप है भित्ति चित्रकला का मतलब दीवार पर जो चित्रकला लगाई जाती थी, लिए जाना जाता है। तो इसमें आपको देखना है कि ये क्या सही है। फिर आप देखो इल्बर्ट बिल। अब इल्बर्ट बिल क्या होता था, क्या होता है, इसके बारे में जाकर के देखो कि जो हमारे न्यायाधीश होते थे, उनको जो अंग्रेजों ने कह दिया था कि ये न्यायाधीश हमारे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये अयोग्य है हमारे मामलों के लिए। तो इल्बर्ट बिल लाया गया था कि इल्बर्ट बिल से उनकी अयोग्यता को समाप्त कर दिया गया कि अब भारतीय जो है विदेशों के जो अंग्रेज है उनके विषय भी सुन सकते हैं। तो यहाँ पर यूरोपीय लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया गया था। ये तो यहाँ आंसर में बता रहा हूँ, बाकी इल्बर्ट बिल आपको जाके पढ़ना है। ठीक, तो आपको देखो कितने टॉपिक तैयार हो गए, जैन बौद्ध तैयार हो गया। ठीक, फिर साइमन कमीशन आपका तैयार हो गया। फिर वहां पर त्यागराज, दादू दयाल, इस तरह से जो है आपको वो तैयार हो गए। फिर जैन बौद्ध आपने यही पढ़ लिया। फिर इल्बर्ट बिल आप तैयार कर लिए। इस तरह से आपसे कितनी चीजें यहाँ पर, ये ऐतिहासिक स्थल में भित्ति चित्रकला में आप पढ़ लोगे। फिर आपको अजंता गुफाएं पढ़ लिया, सांची का स्तूप पढ़ लिया, लेपाक्षी मंदिर पढ़ लिया, आपका कितना तैयार हो जाएगा। फिर आप देखिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास में नृत्य कला एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है। आप त्रिभंग के बारे में जानो जाकर, क्या है त्रिभंग। ठीक, फिर अगर ये, क्योंकि ये न्यूज में भी रहता है, करंट में अगर द हिंदू आप वगैरह पढ़ रहे हो, सर आपको पढ़ा ही रहे हैं, उसको आप कंटिन्यू देखते रहोगे, आपको देखना कम से 20 सवाल आपके उसी से बन जाएंगे। 20 से इससे कम बनेंगे ही नहीं, 15 तो मान के ही चलो, 15 प्रश्न आपके करंट अफेयर से बनेंगे और द हिंदू से डायरेक्ट आ जाएंगे। आप खुद समझ में आपको आ जाएगा। हम केवल द हिंदू तक ही सीमित नहीं है, वो देखते हैं कि इससे टच होकर के कौन कौन से विषय बन जाते हैं, तो वो सबकी चर्चा वहां पर तुमको करके दे रहे हैं। तो इतनी अच्छी जो है द हिंदू मेरे हिसाब से कोई नहीं पढ़ाया होगा आपको, इतना बेहतरीन जो है मटेरियल मिल रहा है, इसका फायदा ले लीजिए। प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अतप्रिय रही है। ठीक, त्रिभंग मुद्रा के बारे में बता, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। इससे डरना नहीं है। अब त्रिभंग मुद्रा आप पढ़ोगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा कि क्या होते हैं। कि त्रिभंग मुद्रा में क्या होता है कि हाथों को किस कला से रखा जाता है, सिर को किस कला से हिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको प्रश्न करना है। फिर एनी बेसेंट के बारे में फिर पूछ लिया, व्यक्तित्व। अब देखिए यहाँ पर दिया नहीं था। अब आप मेंस का जब सिलेबस देखोगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 18वीं सदी से लेकर के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व। अब देखो व्यक्तित्व है। अब देखो यहाँ पर एनी बेसेंट आया। अब देखिए वहां पर मेंस के सिलेबस में पीटी में डिफाइन है, तो इसका मतलब हमें प्री पीटी प्लस मेंस दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि हमको दोनों सिलेबस अच्छे से पढ़ लोगे जब प्री और मेंस का दोनों को मिलाकर, क्योंकि इनको दोनों को विभाजित नहीं कर सकते आप। अब देखो यहाँ पर मेंस के सिलेबस से पूछ रहा है, पीटी में तो कुछ दिया ही नहीं, तो आपने पीवाईक्यू यहाँ देखा और प्री मेंस को मिला करके आप पढ़ रहे हो, पीटी आपका आराम से निकल जाएगा। तो इसको जो है आप पढ़ोगे तो आपका आराम से तैयार। होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ो जा करके, फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में पढ़ो जा करके,
फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप पढ़ो जाकर के, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि उसकी अध्यक्ष कौन थी, पहली बार अध्यक्षा कौन बनी थी, है ना। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ तक मिल जाएगी। तो यहीं तक आप रखते हैं इसको, और इसी तरह से हम आपकी प्री मेंस की तैयारी हम कराते रहेंगे, और प्री की तैयारी में ये फायदा में देगा आपको। ठीक, तो इस तरह से एक नज़र में आप देखते रहिए, बाकी हम आपको कंप्लीट कराएंगे पूरा। आप परेशान मत होइए, डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे, उसमें हम 2025 से लेकर के 1979 तक का पूरा कवर करा देंगे। उससे क्या होगा, कोई भी चीज़ थीम आधारित छूटेगी नहीं, आप उसी को केवल रिवीजन करके चले जाओगे, उसी से 5 6 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो जहाँ एक एक क्वेश्चन की होड़ मची रहती है, वहाँ पर आप इतना कर लोगे तो आपका आराम से प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज। धन्यवाद।